दिल्ली कालकाजी के रहने वाले अजय कपिल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने संगीत में जो हासिल किया है वह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। न्यूज प्लस संवाददाता दीपक कुलवी ने उनके गीत संगीत के सफर को लेकर एक खास मुलाकात की तथा कुछ अहम सवाल भी किए। आइए देखते हैं दीपक कुलवी तथा अजय कपिल के बीच हुई इस खास मुलाकात के मुख्य अंश। नमस्कार। न्यूज़ प्लस के इस खास कार्यक्रम एक ख़ास मुलाकात में आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये हैं गीत संगीत से जुड़े हुए, उसमें बड़ा ऊंचा मकाम हासिल कर चुके अजय कपिल जी। हम न्यूज़ प्लस के इस कार्यक्रम में अजय जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत मुशक्क़त से ये काम होता है और इन्होंने बहुत कुछ किया है गीत संगीत की दुनिया में। तो हम अजय जी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में और अपने सवालों का सिलसिला हम जारी करते हुए सबसे पहले अजय जी से ये पूछना चाहेंगे कि ये गीत संगीत का जो सफ़र है, सबसे पहले तो आदमी जब बच्चा छोटा बच्चा होता है कि हमेशा माँ बाप का एक ही रहता है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने जो है गीत संगीत को ही क्यों चुना? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। संगीत ही मेरा जीवन है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा प्रोफेशन है। और मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं अपने जो टीम हुआ करती थी, जो प्रार्थना बोलने के लिए जो बच्चे होते हैं, मैं उनमें शामिल था। और हमारे जो हेड मास्टर जी थे वो खुद संगीत में रुचि रखते थे। हालांकि स्कूल में कोई म्यूजिक टीचर नहीं होता था, लेकिन वो खुद संगीत में रुचि रखते थे, इसलिए संगीत का कार्यभार उनको सौंपा गया और उन्होंने मुझे अपने उन बच्चों में शामिल किया जो संगीत में जो प्रेयर बुलवाते थे। और उससे अलग मेरे जो पिता थे, आज वो नहीं है इस दुनिया में, वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में एक अच्छे पद पर थे, उसके बावजूद भी वो संगीत से काफ़ी प्रेम करते थे। हमारे ही पड़ोस में एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पर शाम को डेली कीर्तन होता था और मेरे फादर हारमोनियम बजाते थे, गाते थे, भजन गाते थे। हम लोग उनके साथ जाते थे। उनके साथ जाते जाते हमें भजन संगीत ये सब अच्छा लगने लगा और हम संगीत की तरफ जुड़ते गए। उसके बाद जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, मैं जब 6 में था तो हमने संगीत सीखना प्रारंभ किया। और कुछ हमारे ही पड़ोस में कुछ गुरुजन रहते थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। ललित श्रीधर जी हैं और भरविंदर कुमार जी हैं, भैरव जी उनको कहते हैं प्यार से लोग। यहाँ दिल्ली में? जी, दिल्ली में ही। तो एक तरह से वहाँ से संरक्षण हमारा जो संगीत के प्रति शुरू हुआ। उसके बाद हम जैसे दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय है, वहाँ से हमने स्टडी शुरू की। और इस बीच एक खान साहब थे जो आज नहीं है, साउथ एक्स दिल्ली में, साउथ एक्स में एक विद्यालय था, वहाँ पर खान साहब से मैंने सीखा। उसके बाद गंधर्व महाविद्यालय में शिक्षा की और पढ़ाई के चलते चलते फिर मैंने जो 12th के बाद बीए फैकल्टी में मैंने एडमिशन लिया, म्यूजिक फैकल्टी ऑफ दिल्ली। वहाँ से फिर बीए, एमए और एमफिल ये सब वहाँ से चलता रहा। और इस बीच मैं अपने शोज़ वगैरह करता रहा, संगीत से जुड़े लोगों के साथ जुड़ता रहा और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस, कई तरह के साज, वो सब मैंने कोशिश की सीखने की। और क्योंकि हर साज का एक अपना आनंद होता है। अगर हम सितार लें तो सितार की एक खूबी है कि अपने आप में पूरा ऑर्केस्ट्रा है, उसमें झाला, लीड वगैरह सब कुछ कंप्लीट। अगर हम उसमें कोई गाना लीड करते हैं तो अपने आप में कंप्लीट एक साउंड देता है। इसी प्रकार बांसुरी का स्टाइल, उनका मींड का काम, मींड और मुर्की का जो काम है बांसुरी में, वो सब मैं समझता हूँ कि हम जितने हम साज सीखते हैं वो सब हमारे गाने के अंदर आते हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी सीखा जाए गाने वाले के लिए बहुत ही एक अच्छा है। उसी प्रकार हम वायलिन बजाते हैं तो वायलिन की मींड, सारंगी की मींड, तो ये सब चीज़ें मैं सीखता रहा। और हारमोनियम, क्योंकि मेरे पिताजी श्री बजाते ही थे, तो हारमोनियम पर मैं अपने आप को कहता हूँ कि एक अच्छा साज है गाने वाले के लिए।
और बाकी जब क्लासिकल सीखा जाता है तो हारमोनियम से दूर रहें तो अच्छा है। ऐसा ना रहे कि हारमोनियम पर डिपेंड होकर हम अपनी टोन क्वालिटी बना रहे हैं। तो जैसे जैसे फैकल्टी में एडमिशन लेने के बाद या उससे पहले तानपुरे पर रियाज चलता रहा, तो तानपुरे से रियाज करना बहुत ही लाभदायक होता है। और मैं समझता हूँ कि गाना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है कि आपके पास कोई साज नहीं है, कोई तानपुरा नहीं है, कोई हारमोनियम नहीं है, आप अगर गा रहे हैं अकेले तो भी लगे कि कोई छू रहा है। एक आवाज़ में तो कशिश होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वही गाना है। तो और मेरे इस बीच मेरा लगाव तो सभी तरह के संगीत से रहा। क्लासिकल भी सीखा, गज़ल्स के माहौल में भी रहा और भजन के माहौल में भी रहा। लेकिन आज जो अगर मेरी कुछ पहचान है थोड़ी सी, तो वो भजन के माध्यम से है। कारण ये कि मेरे पिता शुरू से भजन गाते रहे और मेरे घर में कुछ ऐसे लोगों का आना जाना था जो स्पिरिचुअल सी, धार्मिक सत्यता की बातें करते थे, जो हमारे कानों में भी पड़ी। और शायद उसी के चलते मैं भजन की ओर अग्रसर होता गया। मेरा जो रुझान था वो भजन की तरफ चलता गया। और आज भी मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो भजन इत्यादि की बातें करते हैं, देवताओं की बातें करते हैं, सच्चाई की बातें करते हैं, आत्मा की, परमात्मा की बातें करते हैं। तो लगता है कि सच्चाई को जानना ज़रूरी है, हमें उसके नज़दीक रहना चाहिए। और मुझे नहीं पता चला कब मेरे एल्बम बनते गए। सबसे पहला एल्बम बहुत आए हैं, हम देखते हैं हमेशा यूट्यूब पे आपके हमेशा एल्बम जो है जारी होते रहते हैं नए। हालांकि मेरा पहला जो एल्बम था वो एक हिंदी गीत से शुरू हुआ था। उसका कारण ये था कि मुझे उसमें म्यूज़िक देना था और हम मेल सिंगर की तलाश में थे। काफ़ी लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, लेकिन जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि क्योंकि डेमो मैंने गा दिया था उसमें और उसके बेस पर हम लोग सिंगर्स की तलाश कर रहे थे, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, जो अभी जो डेमो में आपने गाया है हमें तो आप ही की आवाज़ ठीक लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही गाइए। तो इस तरह से वो मुझे गाना पड़ा मुझे इसमें। तो पहला एल्बम था जिसमें हिंदी सॉन्ग्स मैंने गाए। उसका तेरी यादों में उस एल्बम का टाइटल है। टाइटल सॉन्ग भी उसका तेरी यादों में करके है। उसके बाद जो मेरा सबसे पहला एल्बम जो बना, धार्मिक एल्बम, वो हरि के रंग, सबसे पहले मैंने वो समर्पित किया। हरि के रंग जिसमें भगवान कृष्ण जी के भजन हैं। उसके बाद राम भजन करमन टाइटल से मेरा राम भजन का एल्बम निकला। और उसके बाद इनमें से मेरे कुछ भजन आस्था चैनल पे चलते रहे, वाणी चैनल में चलते रहे। तो आस्था भजन से मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि आप शनि भजन का भी एल्बम निकालें। तो उनकी मेहरबानी से एक शनि भजन भी हमने निकाला। उसके बाद आस्था भजन की रिक्वेस्ट पर और वाणी चैनल के रिक्वेस्ट पर हमने महावीर जी का एक एल्बम निकाला। और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण जी का एक एल्बम और निकाला। और फिर कबीर भजन और ये सब चलता रहा मामला। और बस आपके सामने हूँ। बहुत अच्छा सर, आज बहुत अच्छा मौका भी है। अभी होली का समय है, अब 2-4 दिन में यहाँ होली है और दिल्ली की होली अपने आप में एक अनोखी होली होती है। तो हम चाहेंगे कि आप न्यूज़ प्लस के दर्शकों के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ भी जो सुनाना चाहें आप। जी बिल्कुल, होली का हुड़दंग तो आज सभी जगह है। बिल्कुल। और हुड़दंग, होली के गीत मतलब हुड़दंग ही है देखा जाए। लेकिन मैं कहीं मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोकगीत हैं हमारे और क्लासिकल बेस्ड हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जिनको मैं पसंद करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक लाइन आपको गाने की कोशिश करता हूँ, उसको गाने की। इस गीत में राधा कृष्ण की नोक-झोंक है। कृष्ण जी पूछते हैं, तू कौन कहाँ की गोरी, खिलन आई ब्रज होरी। राधा जी कहती हैं, मैं बरसाने की गोरी, खिलन आई ब्रज होरी। तू कौन कहाँ की गोरी, खिलन आई ब्रज होरी। तू कौन कहाँ की गोरी,
खेलन आए ब्रज होरी। मैं बरसाने की गोरी, खेलन आई ब्रज होरी। मैं बरसाने की गोरी, खेलन आई ब्रज होरी। आई रे आई कहाँ से खेलन आई ब्रज होरी। आई रे आई कहाँ से खेलन आई ब्रज होरी। आई रे आई कन्हाई खेलन आई ब्रज होरी। आई रे आई कन्हाई खेलन आई ब्रज होरी। फिर कान्हा जी पूछते हैं, बरसाने कौन गाँव ठाव है। बरसाने कौन गाँव के वासिन का तेरो नाम। बोल मुख भागेन का तेरो नाम। बोल मुख भागेन चाल चलत मतवारी, खेलन आई ब्रज होरी। चाल चलत मतवारी, खेलन आई ब्रज होरी। आई रे आई कहाँ से खेलन आई ब्रज होरी। आई रे आई कहाँ से खेलन आई ब्रज होरी। आई रे आई कन्हाई खेलन आई ब्रज होरी। आई रे आई कहाँ से खेलन आई ब्रज होरी। तू कौन कहाँ की गोरी, खेलन आई ब्रज होरी। इस तरह से पूरा गीत ये नोक झोंक की तरह से है। वाह क्या बात है, दिलकश आवाज़ तो है, दिलकश अंदाज भी है। होली हो और राधा कृष्ण का जिक्र ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं। बहुत अच्छा रहा। अब सवालों का सिलसिला हम आगे जारी रखते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जो खाली देश नहीं हिंदुस्तान में तो चलो आपके प्रोग्राम हमेशा होते आए हैं, हमने हमेशा देखे हैं, लेकिन आप विदेशों में भी काफ़ी गए हैं, तो किन किन देशों में आप जो है जाकर अपने कार्यक्रम अपने दिए हैं? जी, मुझे भजन के माध्यम से मुझे सौभाग्य मिला सिंगापुर और कनाडा जाने का, और मैं बहुत ही आभारी हूँ उस टीम का, उन लोगों का जिन्होंने मुझे ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर दिया। और क्योंकि सभी लोग वहाँ पर सिंगापुर में जो हिंदुओं की एसोसिएशन है वहाँ पर डॉक्टर चित्रा कुमार, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। वो उसके मतलब ऑल इन ऑल कह सकते हैं, एंड ही इज़ मैनेजिंग एवरी ईयर। वो सब आर्टिस्ट को बुलाते हैं इंडिया से। अच्छा। और गीता मंजरी करके वही कार्यक्रम रचते हैं, और उसमें मुझे उन्होंने गाने का मौका दिया। मैं उनका हमेशा आभार प्रकट करता हूँ उनका। बहुत अच्छा सर। एक और आपका निजी प्रश्न कहते हैं उसको कि आपके घर का माहौल जो है वो मुझे मालूम है कि वो गीत संगीत से जुड़ा हुआ है। आपके पिताजी भी इसी गीत संगीत से जुड़े रहे, और आपकी धर्मपत्नी वो तो संगीत शिक्षिका है, और आपके जो परिवार में और बच्चे वगैरह, तो वो थोड़ा परिवार के बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, पिता से तो मुझे संगीत मिला ही, और उसके अतिरिक्त मेरे जो घर में जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे जो मुझसे बड़े एक ब्रदर हैं, मुझसे छोटे 2 ब्रदर हैं। जैसा कि प्राचीन समय में होता था, हम 4 भाई और 2 बहन हैं। तो बड़े भाई हैं, वो भी संगीत में रुचि रखते हैं काफ़ी, हालांकि वो संगीत उनका प्रोफेशन नहीं है। और बाकी जो छोटे मेरे भाई हैं दोनों, वो दोनों संगीत से जुड़े हैं, म्यूज़िक टीचर हैं। और मेरी पत्नी वो भी संगीत में मतलब म्यूज़िक टीचर हैं। शी हैज़ डन completed 25 years of as a music teacher. क्या नाम है उनका? लक्ष्मी कपिल, एंड शी इज HOD ऑफ म्यूजिक इन हर स्कूल। और उसके अलावा मेरे 2 बच्चे हैं, 1 daughter and 1 son. My daughter is she's pursuing IIT from Mumbai, and my son is he's also doing MDes from DTU Rohini, Delhi. And they both have done 6th year in vocal, but their field is different, subject is different, but I've never compared them to go in music. So my daughter she's very good in art, so she's doing MDes from IIT Mumbai. वो जब बोलती नहीं थी, जब छोटी सी थी,
आप सोचिए कि जब वो 4-5 महीने की थी, बोलती नहीं थी, तब उसे क्या चाहिए वो 1 सेकंड के अंदर उसकी पिक्चर बना के दिखा देती थी। अच्छा। तो वहीं से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जस्ट टू गो इन आर्ट लाइन, और हमने कभी नहीं कहा कि उसको कभी कंपेल नहीं किया कि म्यूज़िक में ही जाए। तो आज वो म्यूज़िक आर्ट की फील्ड में अच्छा कर रही है, एंड मुझे प्राउड है अपनी डॉटर पर, सन पर भी, और मतलब दे बोथ आर डूइंग वंडरफुल वर्क। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे एल्बम्स निकले हैं उसमें जनरली वाइफ मेरे साथ ही होती हैं। जितने भजन गाए हैं मोस्टली हाँ, इकट्ठे आपके हमने देखे हैं कई। जी, 80% जो भजन है वो सभी वाइफ ने और हमने ड्यूएट में गाए हैं। तो और मैं आगे भी चाहूँगा कि ये हमारा साथ में गाना जारी रहे। वो हम भी दुआ देंगे कि ये जोड़ी हमेशा जो है कमाल करती रहे, यूँ ही हमारे सामने इनकी एल्बम्स आती रहें और हम देखते रहें। अच्छा, एक प्रश्न और है कि मैं न्यूज़ प्लस के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कपिल जी का जो साथ है, ऐसा नहीं है खाली यहाँ दिल्ली में ही रहे हैं, ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके साथ इनका जो है उठना बैठा रहा है, उनके साथ कई प्रोग्राम किए। हमारे साथ हम लोग खुद कई सालों से जुड़े हैं कपिल जी के साथ, बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन ये है कि मसरूफियाँ इनकी बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं अपने काम में, तो थोड़ा वक्त हमको भी कम मिला आने का। पीछे आए हम पहले, लेकिन इंटरव्यू लिए नहीं समय मिल पाया, लेकिन आज हमने इनको पकड़ ही लिया आखिर। तो जो इनके सबसे बड़े यहाँ पे हिंदुस्तान में देखा जाए, सोनू निगम एक बहुत पार्श्व गायक हैं, बड़े अच्छे गायक हैं, उनका संबंध भी जो है अजय कपिल जी के साथ रहा है। दूसरे कैलाश खेर हैं, उनके साथ तो बड़े क्लोज रहे हैं ये। तो मैं चाहूँगा इनसे कैसे इनके जो रिश्ते रहे हैं और कितना साथ इन्होंने उनके साथ रहा है। जी, आपने पुरानी यादें कुछ ताज़ा कराई हैं और मैं बिल्कुल इनका जिक्र करूँगा। जहाँ तक सोनू निगम का सवाल है, हमारा एक ग्रुप हुआ करता था और दिल्ली में एक ऑर्गेनाइज़र हैं वेद खुराना जी करके, और काफ़ी अच्छे लेवल के शोज़ करते हैं, और हम लोग वेद खुराना जी के साथ ग्रुप में होते थे। वहीं पर सोनू निगम, उनके फादर जी अगम जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और मैं अगम जी के बारे में कहना चाहूँगा कि उनसे हमने कुछ गज़लें सुनी। हम गज़लें उनसे सुनते थे, बहुत ही बढ़िया गज़ल गाते हैं, लेकिन कहते हैं कि कई बार हम पेड़ तो उगा देते हैं, उसका फल मतलब किसी और के पास जाता है। अगम जी भी बहुत ही अच्छा गाते हैं, अच्छी उनको संगीत की नॉलेज है, और उन्होंने सोनू निगम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया, सही गाइडेंस जिसे हम कहते हैं। क्योंकि इन दिनों भी हम कहा करते थे कि हमारे आसपास जो भी सिंगर होते थे, हम कहा करते थे कि सोनू निगम एक दिन वो जरूर अच्छा गाएंगे, और बिल्कुल वो छाए पूरे वर्ल्ड में, देखो उनका नाम है। हम अपनी टीम में इस तरह का जिक्र किया करते थे कि आज की जो भी हम लोग जिनको सुनते हैं, सोनू निगम एक अच्छा नाम करेंगे, और अच्छा उन्होंने किया। उसी प्रकार जो कैलाश जी, कैलाश के बहुत ही अच्छे दिल का इंसान हैं। मैं तो छोटे भाई की तरह ही प्यार करता हूँ, और कैलाश का भी ये बड़प्पन है कि एक अच्छी फील्ड में आज एक बहुत ही ऊंची एक जगह हासिल करने के बाद भी आज अब हम मिलते हैं कभी, तो वही प्यार देते हैं जो बड़े भाई को दिया जाता है। कोई किसी तरह की कोई घमंड, कोई प्राउडनेस ऐसे नहीं है। ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल मैन, और बहुत ही मैं कैलाश के बारे में 2 शब्द अच्छे ही कहूँगा आज भी। हम लोग गंधर्व महाविद्यालय जाते थे, वहाँ पर हमारे गुरुजी थे श्री शांतशु बोगोना जी, उनसे हमने पर्सनली, कैलाश ने भी हमने भी दोनों ने मिलकर काफ़ी कुछ संगीत सीखा। और उन्होंने जो शांतशु बोगोना जी सर हैं, उन्होंने कैलाश के लिए काफ़ी उस वक्त मदद की, फाइनेंशियली भी और गायकी की तो नो डाउट, क्योंकि पर्सनली क्लासेस वो देते रहे। वो गंधर्व में टीचर थे और गंधर्व में टीचर रहे हैं, उसके बावजूद भी पर्सनली क्लासेस देते रहे, और डीपली क्लासेस जिसे हम कहते हैं कि हम किसी का शुद्ध और कोमल स्वर लगाना और अति कोमल स्वर लगाना, दरबारी का कोमल गंधार और दैवत राग मारवा का ऋषभ, जब से राग मारवा का ऋषभ को हमने दिल से पहचाना, हमें एक्चुअल जो कोमल रे होता है वो हमें फीका लगने लगा। तो इतनी बारीकी से वो स्वर का कराते थे कि
वो स्वर लगाने का मतलब हमें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। संगीत तो है ही ऐसा कि जब हम किसी स्वर में डूब जाते हैं तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। हमें आसपास जगत संसार कुछ नज़र नहीं आता, हम डूब जाते हैं वहाँ पर संगीत के स्वरों में। और इसी तरह से काफ़ी सालों तक कुछ समय ऐसा भी आया जब मैं अपने प्रोग्राम्स में जाता था तो कैलाश मेरे साथ होते थे, हम दोनों साथ में हमने काफ़ी संगीत की यात्राएं की। और कुल मिला के मतलब कैलाश एक भाई की तरह मैं आज भी प्यार करता हूँ। और वो भी मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि आज इतनी जगह अच्छी जगह होते हुए भी कोई घमंड नहीं। और आज भी दिल्ली आते हैं तो हमें याद करते हैं और बहुत काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं हम। और ये भी बिल्कुल ठीक कहा, कैलाश खेर जी जो है इतना ऊंचा मकाम हासिल किया लेकिन फिर भी उन्हें बिल्कुल भी घुमंड नहीं है। मुझे मालूम है उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पीछे कैलाश खेर कुल्लू आए थे और तभी कपिल जी ने बताया था कि अब जाना और उनसे मिल लेना। तो और आज बड़ी खुशी की बात है, हम लोग कुल्लू से यहाँ दिल्ली आए हैं। सोनू निगम और कैलाश जी की बातें हो रही है। और सोनू निगम आजकल जो कुल्लू मनाली के टूर पर हैं, पिछले हफ्ते से जो कुल्लू मनाली घूम रहे हैं, मणिकर्ण बिल्कुल हमारे घर से निकले हैं वो वहाँ कुल्लू मनाली के टूर पर। और वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके पिताजी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है कपिल जी का। और ये लोग हैं मुकाम बहुत ऊंचा हासिल करें लेकिन बिल्कुल अपनी ज़मीन से जुड़े रहे, अपने जो आज भी सबको याद करते हैं, सबसे मिलते हैं। यही बड़प्पन होता है कि अपना मुकाम जितना मर्जी ऊंचा हो लेकिन अपनी जो है उस चीज़ को नहीं भूलते, अपने दोस्ती यारी अपना बचपन नहीं भूलते। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कपिल जी से फिर दरख्वास्त करूँगा कि न्यूज़ प्लस के दर्शकों के लिए कुछ जो अपना पसंदीदा कुछ भी कलाम कुछ सुनाना चाहें कुछ। ओके, तो अभी हाल ही में मैंने एक गज़ल कंपोज की है और उसका मैं सिर्फ एक स्थाई आपको सुनाता हूँ। राग मालकोश में है। तेरी निगाह मस्त ने, तेरी निगाह मस्त ने घायल मुझे किया है, घायल मुझे किया है। तेरी निगाह मस्त ने, तेरी निगाह मस्त ने घायल मुझे किया है, घायल मुझे किया है। तेरी निगाह मस्त ने। वाह, बहुत खूब। दिल करता है कि बस यूं ही बैठे रहें, गज़लों का दौर चलता रहे। तो लेकिन वो तो चलो, ना कपिल जी के पास इतना समय है, ना ही आज का जो वक्त और हालात है उसमें इतना समय निकाल सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कपिल जी से, कि आज का जो यूथ है, आज की नौजवान पीढ़ी जो है, वो पढ़ाई लिखाई में तो आगे बहुत आगे निकल रही है। और ऐसा नहीं, गीत संगीत में भी बहुत जो है मुकाम हासिल कर रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ पे तो दिल्ली में देखिए बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, गंधर्व महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी में है, सब जगह गीत संगीत का माहौल है और बच्चे उसमें जा भी रहे हैं। लेकिन फिर भी कई जगह जो माँ बाप हैं वो उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि बच्चा जो है बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर जो है IT सेक्टर में कहीं आगे निकले। लेकिन गीत संगीत में भी आज का जो है माहौल है उसमें जो है, इसमें भी बहुत नौकरी की कमी नहीं है। अपने इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे खोले। आप देखें कपिल जी का यहाँ पे जो है ये लक्ष्मी संगीत एकेडमी है और आपके अब से नहीं है,
30 साल पहले तो मैं यहाँ दिल्ली आया था, तब से लेकर 30 साल तक मैंने यहाँ पे नौकरी की है दिल्ली में। और तब से मतलब देख रहा हूँ मैं कि इंस्टीट्यूट जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चले हैं, कपिल जी ने भी चलाया और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। तो मैं चाहूँगा जो लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर या कोई बड़ी नौकरी हासिल करे, तो क्या गीत संगीत में क्या ऐसा है कि उसमें भी आगे बच्चा जो बड़ा होकर कुछ मुकाम हासिल करे, या उसमें भी उसमें पैसा वगैरह सब कुछ है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि संगीत सीखने का जो ड्यूरेशन है, अगर ऊपर वाले ने आपको सुर और ताल का सेंस दिया है, उसके बाद संगीत सीखा जाता है। और उसके बाद जब आप संगीत सीखते हैं तो संगीत सीखने का जो समय है 15 साल में मान के चलता हूँ। जितने हमारे राग हैं, जितनी तालें हैं, हालांकि किसी भी आर्ट का, किसी भी कला का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक दायरा है जिसे हम कहते हैं कि ये म्यूज़िक टीचर है, ये डांस टीचर है, ये आर्ट टीचर हैं, ये मैथ टीचर हैं, ये साइंस टीचर हैं। तो एक लेवल है कि एटलीस्ट उस लेवल को कंप्लीट किया है। तो संगीत का वो लेवल मैं मानता हूँ कि 15 साल कम से कम आप लगाएं तो उन सारी चीज़ों को आप कवर कर पाते हैं। आजकल का समय है कि आप देखिए, जैसे संगीत सीखने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, और बच्चों को भेजने के पश्चात ही उनके पास एक क्वेश्चन होता है कि कब तक हमारा बच्चा तैयार हो जाएगा, कब स्टेज पे खड़ा हो जाएगा जाके, और कब आप परफॉर्मेंस कराएंगे। बिल्कुल, मैं समझता हर चीज़ जो आज के माँ बाप जो चाहते हैं कि बिल्कुल इंस्टेंटली वो तैयार होकर जो है स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू करते हैं, जो संभव नहीं है। जी बिल्कुल। जिनके सुर ताल अच्छे हैं उनकी गति तेज होती है, जिनके सुर ताल अभी सही नहीं है उनके सबसे पहले सुर ताल ही सही कराने में साल 6 महीने लग जाते हैं, और कई तरह की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं उनके लिए। ताल में आने के बाद संगीत सीखना प्रारंभ किया जाता है, और बड़ा मुश्किल होता है आजकल किसी भी पेरेंट्स को बताना कि समय लगता है। आप विश्वास करेंगे, अगर हम किसी को बोलते हैं कि 15 साल लगेंगे सीखने में तो वो सोचेंगे कि हमें संगीत सिखाना ही नहीं है या सीखना ही नहीं है। और संगीत मैं समझता हूँ कि अगर आप, जब तक आपको खुद संगीत अच्छा ना लगने लगे तब तक दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। और संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जो सारी दुनिया को आता है। हम जब किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो संगीत से रिलेटेड नहीं है उनसे भी अगर पूछते हैं कि आपको सारेगामा आता है, हाँ सारेगामा तो मुझे आता है तो हमारा तात्पर्य होता है कि एक एक स्वर को पहचानना रैंडमली या किसी भी तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके, किसी भी तरह से उसको उल्टा सीधा करके किसी भी स्वर को पहचानना। उस स्वर के बेस पर हमारे पास हज़ारों एक्सरसाइजेस हैं, और एक्सरसाइजेस को घोट कर पी जाना, हर थाट में एक्सरसाइजेस, कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेस घोट के पी जाएं तो समझो हमारे स्वर पक्के हो गए। और कुछ लोग कई बार ऐसा देखने में आता है कि ऊपर वाले ने जिनको अच्छी आवाज़ दी है और वो कोई गाना गाने लग जाते हैं। ऑब्वियसली आवाज़ अच्छी है तो गाना अच्छा लगेगा, और एक गाने को बार बार गाएंगे आप, 6 महीने गा रहे हैं, 1 साल गा रहे हैं, गाने को बार बार गाएंगे तो 1 साल के बाद वो गाना निखर आता है। आवाज़ अच्छी है और ताल का सेंस भी अच्छा है तो आप मान के चलिए कि 1 साल में वो गाना अच्छा लगने लगता है। ऐसी कंडीशन में जब वो कहीं भी गाना गाते हैं उनको अप्रिशिएशन मिलता है, वाह आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं। इस तरह के सेंटेंस सुनने के बाद उस व्यक्ति के मन में होता है कि मुझे संगीत सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अच्छा गाता हूँ। वो गलतफहमी का शिकार। तो ये बहुत बड़ा, ये एक ऐसा बॉर्डर है कि जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, और कई साल निकल जाते हैं वो ये सोचकर कि मैं तो अच्छा गाता हूँ, मेरी आवाज़ तो अच्छी है, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, वो आगे संगीत नहीं सीख पाते। तो ऐसे ही लोगों को संगीत सीखना होता है। सच्चाई यही है कि ऐसे ही लोगों को संगीत सीखना होता है, वही लोग आगे इंडस्ट्री में कुछ कर पाते हैं। और उसके बाद क्योंकि परफॉर्म करने लग जाते हैं जगह जगह पर, जब परफॉर्म करने लग जाते हैं तो एक ईगो आ जाता है। बिल्कुल। उसके उसके बाद सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है। पुराने गुरुजन लोग कहा करते थे कि जब तक संगीत की शिक्षा पूरी ना हो जाए बाहर कदम नहीं रखेंगे। हाँ, ये होता था, लेकिन आजकल मानता कोई नहीं है। जी, जिसको वक्त मिलता अपने स्टेज पे पहुंच जाते किसी को एक गाना भी गाना या बजाना आता है, वो चाहते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस हो। वो नहीं चाहे
तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस हो। कंपटीशन का ज़माना, सबको होड़ लगी है कि मैं सबसे पहले टीवी पे दिखूं, स्टेज पे दिखूं, तो वो एक है। आई लाइक द वर्ड अप्रिसिएशन, बट समटाइम आई फील दिस इज़ वेरी हार्मफुल। हम जब किसी बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं तो नो डाउट हमें किसी के पास भी कोई आर्ट है तो वी मस्ट अप्रिशिएट, बट समटाइम्स वही होता है कि एक जब ईगो आ जाता है तो वो अप्रिसिएशन बड़ा हार्मफुल हो जाता है। बिल्कुल, वो सीखने की उसको इच्छा इतनी ज़्यादा नहीं रहती जितना उसको परफॉर्म करने की जी जाती जी है। और एक वही वजह होती है कि लंबा समय हो जाता है, वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे म्यूजिशियन सिंगर्स ऐसे हैं जो जिनके साथ इस तरह की कंडीशन आई, उनके जब बच्चे हुए, बच्चे भी म्यूजिक में अच्छे थे या दूसरे बच्चे अच्छे हैं, वो लोग सीख रहे हैं तो वो आपसे आगे निकल गए हैं। बिल्कुल। जब आपसे आगे निकलते हैं तब आपको फील होना शुरू होता है, लेकिन तब तक एज निकल जाती है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं लाइफ के अंदर। तो हमें अगर संगीत में आगे बढ़ना है तो संगीत सीखना ही चाहिए। किसी भी आर्ट को हम प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो उसको सीखना ही चाहिए। बिल्कुल। ऐसी कोई आर्ट नहीं है जिसको आप सीखें नहीं और आप उसमें प्रोफेशनल बन जाएं। मैं कभी कभी मैं आपको एक किस्सा बताऊं, छोटा सा, मैं आपका समय लूँगा। एक हमारे सीए हैं फ्रेंड, उन्होंने आजकल गाना शुरू किया है, तो गा लेते हैं जैसे सभी गाते हैं वो भी गाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी गाना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मैं भी गा सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, पर क्या हर आदमी आपकी तरह सीए बन सकता है? आप सोच कर देखिए, अगर किसी ने अगर इनकम टैक्स की अगर कोई यूट्यूब पर देखकर, आजकल तो यूट्यूब सबसे बड़ा टीचर है जी, तो किसी ने अगर कुछ वहाँ से एक फार्मूला लेकर अगर कोई अपनी रिटर्न भरी या कुछ भी किया, कोई ऐसा काम किया, तो क्या वो आपका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। आप जो सीए, आप एक सीनियर सीए हैं और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने हैं कि वो आपके नॉर्मल काम के अंदर भी उसकी डीपनेस दिखाई देगी। तो संगीत भी ऐसे ही है, इट्स नॉट एन ईजी टू सिंग। सबको मेहनत करनी होती है। हर गाने के अंदर आपके एक लाइन कैसे शुरू करनी है, कहाँ पर एंड करनी है, खटका मुर्की गण गमक मींड का कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग करना है, ये संगीत की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व हैं। तो लयकारी, ये सब कुछ एक गाने के अंदर सब दिखाई देता है। जो एक्सपर्ट हैं वो देख लेते हैं। जब हम किसी एक्सपर्ट के सामने नहीं गाते, वहाँ तो सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो जहाँ अप्रिशिएट वो लोग करते हैं जो म्यूजिक के एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दें। ये मेरा सजेशन है। बहुत अच्छे टिप्स दिए अजय जी ने। और एक गीत संगीत के साथ आपका जो है, सितारे भी आपके गर्दिश में नहीं होने चाहिए। ये ऐसा मेरे साथ हुआ है। एक किस्सा छोटा सा मैं भी सुनाना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले अजय जी के स्टूडियो में ही मेरी रिकॉर्डिंग जो है, मैंने भजन लिखे हैं, काफ़ी भजन मैंने लिखे हैं, तो अपने भजनों की रिकॉर्डिंग मेरी शुरू होने जा रही थी। पहला भजन निकाल के हमने सब कुछ अपना जो है सेटअप तैयार कर लिया था। अजय जी के पहले दूसरी जगह स्टूडियो होता था वहाँ पे, और जैसे हमने अपना भजन शुरू करने लगे थे हम पहला, और लाइट चली गई और वो घंटे तक लाइट नहीं आई। और वो दिन और आज कई साल निकल गए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वहीं की वहीं रह गई। अगर वो दिन उस दिन वो रिकॉर्डिंग हो गई होती तो होता शायद मैं भी अब ये जो है माइक आईडी नहीं पकड़ा होता न्यूज़ प्लस का, कहीं गीत संगीत में आगे होता। वो सब सितारे अपने जो है अलग ऐसा रहता है। तो अब मैं एक बार फिर से जो अनुरोध करूँगा कपिल जी से, कुछ जो है अपना कोई अपना जो भी पसंदीदा कोई गीत हो, गज़ल हो कोई, और या और कुछ सुनाना चाहें वो सुनाएं अपने। जी बिल्कुल, आपने रिक्वेस्ट किया तो मैं ज़रूर कुछ सुनाऊंगा। और मैं एक भजन कोई मैं आपको एक सुनाता हूँ। आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो मेरा सबसे पहला भजन था, ठीक है, तो मेरी सबसे पहली एल्बम हरि नाम के हीरे मोती, ठीक है, मैं बहुत बढ़िया। उसकी मैं 2 लाइनें सुना। ये हमने तो बहुत सुना है, लेकिन न्यूज़ प्लस दर्शक जो हैं उनको भी सुनाना चाहेंगे हम। हरि नाम के हीरे मोती हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली,
लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। प्रभु नाम को भूलने वाले एक पल में बेहाल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। प्रभु नाम को भूलने वाले एक पल में बेहाल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। प्रभु नाम को भूलने वाले एक पल में बेहाल हुए। राम कृष्ण और गौतम का राम कृष्ण और गौतम का इतिहास सुनाऊं गली गली। लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती हीरे मोती हीरे मोती। वाह क्या बात है, क्या दिलकश अंदाज। अब अंत में मैं कपिल जी से एक पूछना चाहूँगा कि जैसे कई सेलिब्रिटी इनकी ज़िंदगी में आए हैं, कई प्रोग्राम साथ किए हैं, तो उनमें से कुछ एक का जिक्र करना चाहें कि उनके साथ कैसा सफ़र रहा, और जो अंतिम को संदेश जो है, जो भी आवाम है या बच्चे हैं उनको अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें। बहुत ज़रूरी है कि एक जो गुरु होता है, शिक्षक होता है, वो जो बोलता है उसका असर होता है। आज के बच्चे हैं वो इतने थोड़े लापरवाही भी दिखा देते हैं कई बार, लेकिन अगर शिक्षक कुछ बोलता है, गुरु उनको रास्ता बतलाता है, तो उसमें सोचते जरूर है कि उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई राज होगा। तो जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी जैसे क्वेश्चन किया था कि संगीत का जीवन में उपयोग है या नहीं और उसको प्रोफेशनली लेना चाहिए या नहीं। मैं कहूँगा बिल्कुल प्रोफेशनली भी लेना चाहिए और उसका जीवन में बहुत ही उपयोग है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आए जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि उनका एक अल्फ़ाबेट जो उसको बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी कि वो गा नहीं सकते, इसलिए उनको गाना नहीं है। और मेरे पास 3 मेरे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनमें सबसे पहले स्टूडेंट मैं नाम ले सकता हूँ, समीर अली करके उनका नाम था। और डॉक्टर ने कहा था कि वो गा नहीं सकते क्योंकि उनके अल्फ़ाबेट में प्रॉब्लम है। और आप बिलीव करेंगे कि यहाँ पर उसी अल्फ़ाबेट के रियाज करते करते वो बिल्कुल ठीक बोलने लगे, ना केवल संगीत अच्छा गाने लगे और अपने व्यवहारिक जीवन में भी परफेक्टली बोलने लगे हैं। तो संगीत से बहुत कुछ मिलता है। संगीत का आनंद एक अलग चीज़ है और संगीत से इस तरह के उपचार जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकली काफ़ी उपचार भी हैं। आप किसी कारणवश दुखी हैं, गुनगुनाइए। अगर आप कोई साज बजाते हैं, साज बजाइए, गाइए, आपकी उदासी अपने आप दूर हो जाती है। उदासी बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस गायन के माध्यम से आप ईश्वर से आप जुड़ रहे हैं। तो खाली वो एक मनोरंजन नहीं है, वो एक आध्यात्मिकता है, एक स्पिरिचुअलिटी है। आप परमात्मा के साथ मिल जाते हैं और आप अपने गम को भुला देते हैं। और दूसरा मैं कहूँगा कि आप संगीत को सीखें, दिल से सीखें। और उतार चढ़ाव आते हैं एक संगीत सीखने का या कोई भी कला सीखने का। जब कोई पीरियड होता है तो उस बीच में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार आपको लगता है कि नहीं सीखें, फिर लगता है कि सीखें, फिर लगता है नहीं सीखें और नहीं सीखने का जो एक दुविधा में पैटर्न है ये चलता रहता है। लेकिन कोई दिक्कत आती है, ठीक है, आप विराम ले सकते हैं, फिर शुरू करें,
बार बार शुरू करें। संगीत एक रियाज का नाम है। आपको कोई एक पैटर्न आपको पक्का करना है। आप जब तक, क्योंकि रियाज एक शब्द ऐसा है जो संगीत में ही प्राय इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स में उसे दोहराना कह सकते हैं। यहाँ पर दोहराना नहीं, रियाज करना, मतलब उसको बार बार घिसना। कम से कम एक चीज़ को 20 बार घिसना, 25 बार घिसना। घिसाई करते 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 वो चीज़ आपकी बिल्कुल पक्की होगी। और मायूस ना हो, संगीत को दिल से सीखें। ये बिल्कुल आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा कपिल जी ने कि जो है रियाज ये बार बार होना चाहिए। अगर आपको गीत संगीत की दुनिया में आगे निकलना है तो रियाज के बिना ये संभव नहीं है। बाकी चीज़ों में तो दोहरा के काम चल जाता है, लेकिन यहाँ तो जितना आप रियाज करते जाएंगे उतना आपका गला साफ होता जाएगा। तो ये आज जो अजय जी के साथ हमारा जो है वार्तालाप रहा, ये बहुत अच्छी टिप्स इन्होंने दिए हैं। जितने भी आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़े अच्छे टिप्स हैं। उनको देख देख के आगे जो अपनी गीत संगीत की दुनिया में अपना एक बड़ा नाम कर सकते हैं, बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम अजय जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि अपना इतना कीमती वक्त इन्होंने जो है न्यूज़ प्लस के दर्शकों के लिए दिया, हमारे साथ इतना समय बिताया। और हम फिर चाहेंगे, फिर कभी हमको मौका मिले, हम आएँ अजय जी के पास, इनके गाने गीत सुने और जो है आपके सामने, सभी दर्शकों के सामने हम इनको लाएं। तो एक बार फिर से मैं अजय जी का न्यूज़ प्लस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मैं भी तो न्यूज़ प्लस का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर सेवा का मौका दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। न्यूज़ प्लस दिल्ली से मैं दीपक कुलवी, धन्यवाद। तो ये गीत संगीत तो यूं ही चलता रहना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मी संगीत एकेडमी, कालका जंक्शन, नई दिल्ली से मैं न्यूज़ प्लस के लिए दीपक कुलवी, धन्यवाद।